हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इस लेसन नंबर है हमारा 14 बैंकिंग एंड बैंकिंग लॉ से, और ये लेसन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले का जो लेसन था हमारा, उसमें हमने जो पढ़ा था वो ये था कि जो हमारी वेरियस टाइप्स के जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। और कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते थे, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनके बारे में हमने काफ़ी स्टडी की थी। और उसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और भी उसके अंदर डिस्कस की थी। बट ये जो लेसन है आपका, ये है आपका राइट एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टी फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी पार्टी हैं जो अपना अपना रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनमें उनके राइट्स, उनकी लायबिलिटीज़ वो क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको पता ही है बेसिकली जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, वैसे जैसे प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है। इनके बारे में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। चेक के बारे में हमने डिटेल इन्फॉर्मेशंस पढ़ी थी कि चेक तो स्पेशल टाइप क्रॉसिंग होती है, जनरल क्रॉसिंग होती है, जिनके ऊपर साइन लगा दिया जाता है, और चेक फुली नेगोशिएबल होता है, आपका पता है आपको। तो सर, सबसे पहले हम नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसके अंदर जो पार्टीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और वो पार्टी है हमारी जो, उनमें सबसे पहले हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर है वो होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट हमारा सबसे पहले है जो आपका, वो है आपका प्रॉमिसरी नोट होता है। इसके अलावा इसके प्रॉमिसरी नोट में भी मैंने आपको बताया था कि दो पार्टी होती है, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है। बट यहाँ पर आपको जो पार्टीज़ हमें बता रखी हैं वो 5 पार्टीज़ हैं हमारी। सबसे पहले जो ड्रॉअर है, यानी कि जो ड्रॉई होता था उसको मैंने यहाँ पर पेई बोला है। पेई यानी कि एक लिखने वाला और एक उसको भुगतान प्राप्त करने वाला, दो ही व्यक्ति होते थे। ठीक है, तो ये जो प्रॉमिसरी नोट है रिटन बाय डेटर्स, एक डेटर है वो इस चीज़ का प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी पेमेंट है पे कर दूंगा आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, जो भी डेट मेंशन होती है इन प्रॉमिसरी नोट। तो इसके बाद एक होल्डर होता है, जिसको होल्डर है, एक इंडोज़र है, एक इंडोजी है। ये 3 पार्टी और ऐड हो जाती है हमारी। ड्रॉअर और पेई तो पहले ही थी, पर ड्रॉअर, होल्डर एंड इंडोज़र एंड इंडोजी 3 और हो जाती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेकर। मेकर या ड्रॉअर एक ही बात है। तो कौन होता है? वह व्यक्ति होता है जो प्रतिज्ञा पत्र को लिखता है। आपको एक एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, इंडोजी, इंडोज़र, ड्रॉअर, पेई, होल्डर और मेकर, इनके बारे में पूछा जाता है ऑलवेज कि यह वह व्यक्ति होता है जो प्रतिज्ञा पत्र को लिखता है, जिससे वह किसी दूसरे व्यक्ति से एक निश्चित रकम का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। कि भाई जो लेखक है, यानी कि लेखक कौन होगा? लेखक होगा हमारा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होगा ये हमारा। और सॉरी, ये जो लेखक होगा ये हमारा डेटर्स होगा। ठीक है, और पेई जिसको भुगतान करना होता है। तो ये इस तरीके से हमारा जिसको भुगतान एक निश्चित डेट को पेमेंट करना होता है, वो हमारा कौन होता है? प्रॉमिसरी मेकर होता है। पेई वह व्यक्ति होता है जिसे प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान प्राप्त करना होता है। पेई वह व्यक्ति होता है, यानी कि लिखने वाला। अब ये तो हो गया कौन? हमारा डेटर। तो ये कौन होगा? ये क्रेडिटर होगा। ये क्रेडिटर होगा जिसको हम बोलेंगे लेनदार, जिसको भुगतान प्राप्त करना है फ्रॉम डेटर। ये डेटर से पैसा लेगा पेई। अब इसके बाद है होल्डर। अब होल्डर कौन है? होल्डर वह व्यक्ति होता है
जिसे वैधानिक रूप से विपत्र को अपने पास रखने तथा भुगतान की तिथि पर उसका भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है, वह ओरिजिनल पेई या आपका इंडोजी हो सकता है। जैसे जो यह पेई है, जो ये अपने आप में एक होल्डर ही है कि इसने बिल लिखा और बिल लिखने के बाद इसने लीगल रूप से लीगली अपने पास रखा और रखने के पास और उसे भुगतान मिल गया जिस भी डेट को मिलना था, तो वो एक किस्म का होल्डर हो सकता है। पर कई बार ये जो पेई होता है ये अपने बिल को इंडोज कर देता है इन फेवर ऑफ द थर्ड पर्सन एक्स वाई जेड। आपको पता है कि भाई हम अपना बिल जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे हम कि जो एक्स था वो बिल लिखता था वाई के ऊपर और वाई वो जेड को ट्रांसफ़र कर देता था, तो उसको बोलते थे इंडोजमेंट। इंडोजमेंट का कॉन्सेप्ट होता था। बट सर इसके अंदर ये आपका होल्डर वो होता है जिसको लीगली जो पेमेंट है उसको रिसीव करने का राइट होता है और बिल को रखने का अपने पास होता है, वो या तो होल्डर होगा या आपका इंडोजी होगा। अब सर इंडोजर कौन होता है? जब प्रतिज्ञा पत्र धारक प्रतिज्ञा पत्र का बेजान दूसरे व्यक्ति के नाम से करता है तो वह बेजान करता कहलाता है। जब ये बिल है जो मतलब कि इसके पास जो प्रोमिजरी नोट है इस पेई के पास यानी कि होल्डर के पास, अब ये बिल को मतलब कि इस व्यक्ति के फेवर में कर देता है कि भाई मेरे को बिल मिल जो ये पेमेंट है, मान के चलो जो डेटर है जो डेटर मान के चलो एक्स लगा लीजिए और यहाँ पर जो पेई है यानी कि इसको पेमेंट रिसीव्ड होनी है और इसको भी पेमेंट करना है जेड को, तो इससे बिल मिला यानी कि प्रोमिजरी नोट मिला, इसने किसको दे दिया? जेड को दे दिया। तो ये क्या कहलाता है? इंडोजमेंट, इंडोजी, इंडोजर। ठीक है, ये इंडोजर का कॉन्सेप्ट बन गया। तो आई होप ये जो टर्म्स हैं आपको इनके बारे में क्लियर हो चुका होगा। सेम जो सिस्टम है वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर है, ऊपर वाला प्रोमिजरी नोट से था और इसके अंदर भी हमारी 3 पार्टी होती थी, पहले बताया था। बट अब है इसके अंदर 8 पार्टीज़ आपकी इंक्लूड हो जाती हैं। उन 8 पार्टीज़ के बारे में हमें क्लियर पता होना चाहिए। सबसे पहले ड्रॉअर, लेखक, ड्रॉई, ठीक है, उसको स्वीकार करता। ड्रॉई जो है इसके अंदर इसमें लिखा है कि जो ड्रॉअर होता वह व्यक्ति होता है जो विनिमय पत्र आहरित करता है। आहरित करना यानी कि लिखना, और वह व्यक्ति जिस पर विनिमय पत्र आहरित किया जाता है ड्रॉई, ये व्यक्ति लिखने वाला होता है। और किसके ऊपर लिखा है? इस व्यक्ति के ड्रॉई के ऊपर लिखा है। एक्स ने अपना बिल है वाई के ऊपर लिखा है, तो ये ड्रॉअर कहलाएगा, ये ड्रॉई कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद है आपका एक्सेप्टर, वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र को स्वीकार करता है और देनदार होता है, यानी कि इसने जो स्वीकार कर लिया और इसने इसलिए स्वीकार किया कि इसको व्यक्ति को ये पेमेंट देनी है, तो ये एक किस्म का बीपी बन जाएगा, बिल्स पेबल। और जिसको पेमेंट रिसीव्ड होनी है वो बीआर बन जाएगा, वो अपने वहाँ उसको बीआर की तरह दिखाएगा और ये यहाँ पर इसको बीपी की तरह दिखाएगा। इसलिए इसको हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं ऑलवेज, और ये हमारी करंट लायबिलिटीज़ का ही पार्ट होता है बीपी, और बीआर हमारा जो है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसलिए उसको हम एसेट साइड शो कराते हैं। सर इसके बाद आता है आपका द पेई, वह व्यक्ति जिसे विनिमय पत्र की रकम प्राप्त की जाती है, उसको जो ड्रॉई होता है, जो मतलब कि ये व्यक्ति है इसने एक्सेप्ट कर लिया। हो सकता है कि इसने बिल अपना किसी और व्यक्ति को दे दिया हो, इंडोजी बना दिया हो, कोई इंडोजर बना दिया हो, तो इंडोजर ने अपना इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट करने के बाद, यानी कि जो मान चलो ये हमारा वाई है, वाई ने अपना बिल एक्सेप्ट करने के बाद ये किसी और व्यक्ति को दे दिया, जेड को दे दिया, एम को दे दिया, एक्स को दे दिया, किसी और व्यक्ति को दे दिया, तो वो व्यक्ति जो लास्ट मोमेंट में जिस व्यक्ति को ये पेमेंट मिलनी है वो पेई कहलाता है आपका। कई बार आपको पता है कि बिल ऑफ जो बीआर होता है, जो बीपी होता है हमारा बीआर होता है, उसका हम डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, तो लास्ट में जो बिल का जो पेमेंट होगा, यह व्यक्ति है जो बीपी है, जो एक्सेप्टर है,
यानी कि जो लिखने वाला है अब एक्स, वो पेमेंट वाई को ना करके वो किसको करेगा, बैंक को करेगा। लास्ट में पेई वो कहलाता है। होल्डर जिसको अपने पास रखने का अधिकार होता है, रकम प्राप्त करने का अधिकार होता, दिस इज होल्डर। इंडोजर आपको पता ही है कि जिसमें हम अपने जो बिल है उसका बेजान कर देते हैं अन्य व्यक्ति की तरफ। इसके बाद है सर आपका ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये आपके लिए नया पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। ड्रॉई इन केस नीड ये क्या होता है, देखिए सर इसके अंदर लिखा है कि उपयुक्त पक्षकारों के अतिरिक्त जो ऊपर मैंने पार्टीज़ बताई हैं, ड्रोअर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, होल्डर, इंडोजर, इंडोजी, इन पार्टी के अलावा उपयुक्त पक्षकारों के अतिरिक्त आहकर्ता की इच्छा पर एक अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित किया जाता है, जैसे आवश्यकता की दशा में आहरी आई का जो ड्रॉअर कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का नाम आहरकर्ता द्वारा किसी भी पृष्ठांकन इंडोजमेंट द्वारा विनिमय पत्र में इसलिए लिख दिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उस पर पहुंचा जा सके, जबकि विनिमय पत्र मूल आय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, उसका भुगतान नहीं किया जाता। ऐसे विनिमय पत्र में ऐसे व्यक्ति का नाम भी लिख दिया जाता है जब तक वह व्यक्ति भी अनादर ना कर दे। अनादर का मतलब होता है इंडोजमेंट ना कर दे या डिसऑनर ना कर दे उसका, तब तक विनय पत्र द्वारा अनादित नहीं समझा जाता। तो ये आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मैंने पढ़ा तो आपको हो सकता समझ में नहीं आया हो, बट एक बार आप खुद पढ़ के देखोगे तो समझ में आ जाएगा पॉइंट। अब इसी प्रकार जो कुछ पार्टी जो हमारी चेक में होती हैं सर, इसके बाद हमारा एक्सेप्टर फॉर ऑनर होता है। एक्सेप्टर ऑनर कौन होता है, जब कोई व्यक्ति मूल आय द्वारा विनय पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दे, नोटरी पब्लिक द्वारा इच्छा द्वारा अच्छी जमानत मांगने पर ऐसी जमानत देने से इनकार कर देने पर आहकर्ता पृष्ठांकी, जो पृष्ठांकी वो इंडोजी है कि प्रतिष्ठा के लिए उसे स्वीकार कर लेता है, तो उसे बोल देते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। कई बार सम्मान के लिए कि भाई हमने आपको इस बिल के संबंध में कोई हमें विटनेस अवेलेबल कराओ, कोई गवाह लेके आए और गवाह देने से किसी ने मना कर दिया, गवाह अवेलेबल नहीं हुआ, उसके बदले में अगर कोई व्यक्ति इस बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो कहलाता है एक्सेप्ट फॉर ऑनर, यानी कि सम्मान के लिए, मतलब कि हमने इसको स्वीकार किया, प्रतिष्ठा के लिए स्वीकार करता, यानी कि मेरी प्रतिष्ठा को से वो ना पहुँचे इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। सर पार्टीज़ टू ए चेक, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, सॉरी यहाँ पर जो हमारी पार्टीज़ है उनका नाम नहीं लिखा मैंने क्योंकि वो सिमिलर है, इसलिए मैं आपको ओरली बता देंगे हम आपको। पार्टीज़ टू चेक, पार्टी के बारे में बताया था 3 पार्टीज़ होती हैं। एक होता है यहाँ पर ड्रॉअर और पेई होता है। आपको पता है कि लेखक जो ड्रॉअर है वह व्यक्ति होता है जो चेक लिखता है, और ड्रॉई यह सदैव बैंक होता है जिस पर चेक लिखा जाता है। देखो यहाँ पर तो कोई भी हो सकता है ड्रॉई आपका, बट जो हमारा ड्रॉई होता है चेक केस के अंदर वो हमेशा बैंक ही होता है कि आप चेक लिखोगे, ड्रॉअर, आई एम ड्रॉअर, तो मैं चेक लिख रहा हूँ 5000 रुपीज़ का, 5000 का चेक लिख रहा हूँ। किसके फेवर में लिख रहा हूँ, मैं बैंक को लिख रहा हूँ कि मैं मेरे ऑर्डर पर आप इस व्यक्ति को 5000 रुपये पेमेंट कर दो, तो बैंक के ऊपर लिखा जाता है। पेई जिसको भुगतान होना है, पेई कौन होगा, जिसके लिए मैंने लिखा है, मिस्टर वाई के लिए लिखा था, वो वाई को मिल जाएगा पैसा। और होल्डर वह व्यक्ति जो से चेक पर कब्जा पाने का अधिकारी होता है, दिस इज होल्डर। होल्डर को तो आपका हमेशा यही कहना, वह व्यक्ति जिसको लीगली किसी बिल को, बिल ऑफ एक्सचेंज को या प्रोमिसरी नोट को अपने पास रखने का राइट होता है, दिस इज होल्डर। सर इसके बाद इंडोजर, वह व्यक्ति जो चेक का बेजान करता है। बेजान का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति को दे देना, चेक को इंडोज कर देना। इंडोज मतलब कि अपनी लायबिलिटीज़ के लिए भी उसको हम फर्दर इंडोज कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। सर ये तो हमारी जो इनके पार्टीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, आपको समझ में आया होगा। बट यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है हमारे कि भाई कोई भी हम लेन देन करते हैं, जो फॉलोइंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट है, चाहे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है,
तो उनकी कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक जो व्यक्ति है वो किस तरीके का होना चाहिए, उनके क्या राइट्स होने चाहिए, लाइबिलिटीज़ भी बताएंगे इनकी। बट आज हम जो बात करेंगे केवल कैपेसिटी की बात करेंगे, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। सर देखिए, सबसे पहले माइनर का केस आता है। आपको पता है माइनर कौन पर्सन होता है? माइनर हमेशा वह व्यक्ति होता है जो 18 ईयर से बिलो होता है। माइनर हमेशा वही व्यक्ति होता है जिसकी एज अभी 18 साल नहीं हुई है। तो इसके संबंध में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट हमारा 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका 1881 है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपका है वो आपका 1872 है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो आपका। इस संबंध में कहा है कि एवरी पर्सन हु इज़ ए मेजर एज पर द प्रीवलेंट लॉ, कि जो भी व्यक्ति है वो एवरी पर्सन हु इज़ द मेजर एज पर द जो प्रीवेंट लॉ है हमारे, उनके हिसाब से वो मेजर होना चाहिए। इफ़ इज द साउंड माइंड, मतलब कि दिमाग से भी ठीक होना चाहिए। अगर कोई पागल व्यक्ति है चेक लिख देता है तो वो वॉइड नहीं होगा आपका। इसके बाद है नॉट इनकेपेबल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी लॉ, किसी ऐसे कानून के द्वारा उसको अनकेपेबल नहीं ठहराया गया हो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद है बीइंग द फोर्स कैन बी एंटर द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और उसका जो भी इस प्रकार की कोई शर्तें पूरी नहीं करता है तो वो मतलब कि उसका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, व्यर्थ हमारा वो माना जाता है। सबसे पहले माइनर की बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 के अनुसार नाबालिग वह व्यक्ति नाबालिग द्वारा किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। जब भी कोई नाबालिग है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर आपके घर का बच्चा कोई किसी व्यक्ति के घर जाके कह देता है कि मैं अपने सारे घर की प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ और वो उसे साइन करा लेते हैं, क्या वो वॉइड माना जाएगा? नो, वो वॉइड नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अभी माइनर है, उसे अभी पता नहीं है चीज़ों का, तो इसलिए वो कहीं भी प्रूफेबल नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि परंतु विनिमय जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो सेक्शन है, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 11 के अनुसार तो ये कहा है कि नाबालिग है जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये कहा गया है सेक्शन 26 के अनुसार नाबालिग विनिमय सादृश्य पत्र लिख सकता है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो लिख सकता है, उसका वो इंडोज भी कर सकता है, उसकी ट्रांसफ़र भी कर सकता है, किंतु सभी पक्ष बाध्य होते हैं उसके लिए, मतलब कि वो लिख भी सकता है और उसके लिए सभी पक्ष से जो वो एग्री होते हैं। इसके बाद है स्वयं नाबालिग नहीं विनिमय सादृश्य लिखे प्रश्न नाबालिग का कोई दायित्व नहीं होता है। वैसे नाबालिग जो व्यक्ति होता है, माइनर होता है, उसका कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती है, और इस प्रकार लिखा हुआ पृष्ठांकित किया गया विलेख नाबालिग के प्रति पूर्णतः व्यर्थ होता है, और कि विलेख का धारक केवल नाबालिग के विरुद्ध दावा कर सकता है, नाबालिग के विरुद्ध नहीं। इसके बालिग के विरुद्ध मतलब कि कहा है कि विलेख का धारक केवल बालिग के विरुद्ध दावा कर सकता है, यानी कि जो व्यक्ति मेजर है उसके खिलाफ तो कोर्ट में केस किया जा सकता है, बट माइनर पर्सन के केस में कोई भी हम केस नहीं कर सकते। लूनेटिक्स, इडियट्स एंड ड्रंकर्ड पर्सन, इसमें लिखा है लूनेटिक, इडियट एंड ड्रंकर्ड पर्सन, पागल, मूर्ख एंड शराबी, 3 व्यक्ति आ गए इसमें। क्या इनके साथ किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो हमारा वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? इसके संबंध में कहा गया है कि यदि विनिमय सादृश्य पत्र पागल, मूर्ख, शराबी द्वारा लिखे जाएं तो ऐसे विपत्रों के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। वास्तव में उनकी स्थिति बिल्कुल एक एबियस पर्सन की तरह होती है, कि जैसे शराबी होता है, वो शराब पीने के बाद वो होश में नहीं रहता, वो कुछ कुछ बोलता रहता है, तो क्योंकि उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
तो इसी प्रकार पागल या शराबी की एक विनिमय साधन लेख प्रति उत्तरदायी हो सकता है। एक व्यक्ति पागल है, ठीक है, और यहाँ पर है ड्रंकर्ड, शराबी, इनके ऊपर कहा है इन्होंने उत्तरदायी हो सकता है जब उनको ऐसा समय लिखे हो उसमें, अर्थात पागल या शराबी की दशा में नहीं हो। कोई व्यक्ति शराबी है, वो हमेशा शराब पीकर ही नहीं रहेगा, कभी तो होश आया होगा उसको। मान के चलो उस जब वो होश में था उसने कोई बिल लिखा तो उस समय वो बिल है जो हमारा वो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद कोई लूनेटिक है, पागल कोई पेट से थोड़ी पैदा हुआ, पागल वो बाद में हुआ हो। मान के चलो मैंने एक बिल लिखा हो 2 महीने पहले और मैं 2 महीने के बाद पागल हो गया हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो मेरा बिल है जो एक्सेप्ट माना जाएगा और उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर इसके बाद एक कॉरपोरेशन और कंपनी, कॉरपोरेशन और कंपनी के बारे में आपको पता है। इसका जो किसी निगम या कंपनी को कोई भी विनिमय साध्य लेख पत्र को लिखने, स्वीकार करने, उसको बेजान करने का अधिकार तभी होता है जबकि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा उसे ऐसा स्पष्ट अधिकार प्रदान करते हों, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही कंपनी की जान छुपी होती है और वो उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है लिखने का राइट और उसको एक्सेप्ट करने का राइट, इंडोर्समेंट करने का राइट, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होना चाहिए। और व्यापारी कंपनी ऐसा स्पष्ट अधिकार ना होते हुए भी विनिमय साध्य पत्र लिख सकती है। कोई ट्रेडिंग कंपनी है, अगर उसके संबंध में कोई इस तरीके का रूल नहीं लिखा हमने, फिर भी वो एक इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसको लिख सकती है, उसको इंडोर्स कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, यदि ऐसा करना आशय उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता हो जिस आशय के लिए वो बनाई गई है। ऐसा करने से उसका कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होना है तो वो ऐसा कर सकती है कंपनी के रिगार्डिंग संबंध। सर एक पॉइंट हमारा और आता है नेक्स्ट, एजेंट। एजेंट कौन होता है? एजेंट से बात करते हैं, एक व्यक्ति जो अनुबंध करने के योग्य है। एक कोई भी पर्सन हो सकता है जो अनुबंध कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। एक विनिमय साध्य पत्र या तो स्वयं ही हस्ताक्षर कर सकता है या अपने अधिकृत एजेंट के से करा सकता है कि एजेंट है, मेरा एजेंट है, इससे चेक पर साइन करा लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक एजेंट की तरह होते हैं। यदि विनिमय साध्य लेख पत्र एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है तो वे 2 प्रकार से कर सकता है। यदि जो सिग्नेचर है वो अगर एजेंट करता है तो उसको 2 तरीके से साइन कर सकता है। सबसे पहले एजेंट अपने मालिक का नाम लेख पत्र पर लिख सकता है यदि उसको ऐसा करने का अधिकार है। तो एजेंट हमेशा अपने मालिक का नाम लिखेगा। अब जैसे रिलायंस कंपनी है कि रिलायंस कंपनी की जो मीटिंग्स होती हैं, क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, क्या वो सभी मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते, उनकी तरफ से एजेंट जाते हैं। जैसे हमारी सरकार का कोई भी फॉरेन के अंदर कोई भी कॉन्फ्रेंस होनी है, मीटिंग होनी है, तो हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है तो वो हमेशा मीटिंग में जाता है और वो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट वहाँ पर जाकर वो अपने बात को रखता है, तो उसको साइन करने का राइट होता है। अब वो वहाँ पर मेंशन भी करेगा उस चीज़ को, ठीक है। इसमें लिखा है एजेंट अपने स्वयं का हस्ताक्षर कर सकता है दूसरे पॉइंट में, और हस्ताक्षर के साथ साथ यह भी स्पष्ट कर सकता है कि एक निश्चित मालिक के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो ये कहेगा कि मैं इस व्यक्ति के एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं साइन कर रहा हूँ। तो 2 तरीके से इन्होंने कहा है, ठीक है सर। इसके बाद हमारा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप किसी लॉयर को समझते हो कि जो लॉयर होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो एक लीगल कानूनी इसमें गलत बता दिया लॉयर को लेकर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वैधानिक प्रतिनिधि। जैसे कोई व्यक्ति, इसमें लॉयर का केस नहीं आएगा, लॉयर के केस का दूसरा होता है, यहाँ पर गलत बता दिया गया है। किसी मृत व्यक्ति की जायदाद, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके खेत हैं, इतने सारे खेत हैं उसके, मान के चलो, ठीक है। अब वो मर गया, वो व्यक्ति की डेथ हो गई, इस व्यक्ति की, उसने कोई विल नहीं बनाई अपनी,
तो सरकार किसी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को उसके ही परिवार के किसी सदस्य को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। तो किसी मृत व्यक्ति की जायदाद का प्रतिनिधि, जिस व्यक्ति को मृत व्यक्ति की जायदाद हस्तांतरित हुई है, मृत व्यक्ति का वैधानिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। कि भाई जिस कोई भी व्यक्ति है, आपने देखा होगा कि भाई मेरी मृत्यु के बाद ये मेरा कानूनी उत्तराधिकारी होगा, उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। इसके संबंध में विलेख के धारक की मृत्यु के बाद सभी विलेखों पर उस प्रतिनिधि का अधिकार हो जाता है। जो भी मृतक व्यक्ति ने कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, एक्सेप्ट किया है, पेई है, तो वो सारे के सारे उसके ऊपर अधिकार हो जाता है, कानूनी उत्तराधिकार है। विलेखों की राशि वसूल करने हेतु का दावा कर सकता है। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में उसको पेमेंट रिसीव्ड होनी थी, तो उसके संबंध में वो कोर्ट में जाकर कह सकता है कि हमारी इतनी पेमेंट है, वो ड्यू है, उसका पेमेंट फलां व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वो केस कर सकता है। तथा उसके द्वारा दी गई दायित्व मुक्ति वैध होगी यदि वैधानिक प्रतिनिधि ने उसे मिलने वाली संपत्ति की राशि तक अपना दायित्व स्पष्ट रूप से सीमित नहीं किया है, तो किसी विनिमय साध्य लेख पत्र पर हस्ताक्षर करने का दायित्व व्यक्तिगत होगा उसको, कि भाई वो करे या ना करे सिग्नेचर उन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सर इसके बाद हमारा लास्ट थर्ड है जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा ही पॉइंट, अच्छा पॉइंट है कि संयुक्त हिंदू परिवार का जो हेड होता है, जैसे परिवार जॉइंट परिवार है हमारा, उस परिवार में एक व्यक्ति मुखिया होता है, उस व्यक्ति को सभी प्रकार के लेन देन करने से संबंधित अधिकार होते हैं, उन अधिकारों का वो अच्छे से यूज करता है। ठीक है, तो कर्ता द्वारा संयुक्त परिवार के किसी लेख पत्र पर हस्ताक्षर करने का क्या परिवार के अन्य सदस्यों को बाध्य होना पड़ता है, तो यह पर्सन निर्णयों में मतभेद कहलाता है। अब जैसे सदस्य मान चलो हमारे फैमिली के अंदर 12 मेंबर हैं और एक मेंबर हमारा हेड है, तो जो भी कोई लेन देन किया जा रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लिख रहे हैं, क्या वो अन्य मेंबर को कंपेल करेगा इस चीज़ के लिए कि भाई आप भी साइन करें इसके साथ साथ? तो इसके लेकर कुछ जो हमारे कोर्ट है उन्होंने भी अपनी जजमेंट दी है, उसमें कहा है कि कलकत्ता एवं मद्रास उच्च न्यायालयों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जिसका नाम विनिमय साध्य लेख पत्र में उल्लेखित ना हो। जैसे हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसके अंदर अगर मेंबर्स के नाम नहीं लिखे हुए हैं, बाकी मेंबर्स के नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो उनको किसी प्रकार के लिए हम कंपेल नहीं कर सकते कि आप पेमेंट करो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में। तो इसके लिए कहा है इस प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार के विनिमय साध्य लेख पत्र में कर्ता के ही हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। फिर मुंबई एवं इलाहाबाद कोर्ट ने इसके विपरीत निर्णय दिया। मुंबई एंड इलाहाबाद कोर्ट ने भी फिर एक जजमेंट दी अपनी। फिर उन्होंने कहा, इससे पहले तो कलकत्ता और मद्रास ने दी थी अपनी जजमेंट, फिर इसके बाद मुंबई ने इलाहाबाद वालों ने दी। इलाहाबाद जो कोर्ट है आज प्रयागराज बना दिया। तो अतः परिवार के इसमें कहा है कि विपरीत निर्णय आया। इसका मत है कि चूँकि कर्ता सारे परिवार के लेन देन का प्रतिनिधि होता है, जो हमारी फैमिली का हेड होता है वो सारे प्रकार की ट्रांजैक्शंस करता है, सारे लेन देन करता है। यदि लेख पत्र पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर किए हों तो व्यक्तिगत रूप से ऋण के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि सभी सदस्यों ने सिग्नेचर कर रखे हैं तो वो भी व्यक्तिगत रूप से उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में भुगतान करने के लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, यदि कर्ता ने लेख पत्र पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किया है तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और शेष नहीं होंगे। दो बातें आई, अगर सदस्यों ने, परिवार के सदस्यों ने सिग्नेचर कर रखे हैं तो वो भी व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि परिवार का जो एजेंट है यानी कि हेड है जो, अगर अपने खुद के ही साइन कर रखे हैं तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट इन रिगार्डिंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एनी अदर फैमिली मेम्बर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पेमेंट ऑफ द प्रोमिसरी नोट। ठीक है, इतना इसमें समझना है बस आपको। सर इसके बाद है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बारे में आप जानते हो, फर्म है जो साझेदारी फर्म का खाता सदैव फर्म के नाम से खोला जाता है
कोई फर्म हमने बना रखी है, XYZ फर्म, पार्टनरशिप फर्म हमने बनाई है, ना कि साझेदारों के नाम से। कोई भी पार्टनर अपने नाम से थोड़ी खोलता, फर्म के नाम से हमारा अकाउंट ओपन किया जाता है। और साझेदारी फर्म की ओर से कोई भी साझेदार ऐसा आवेदन पत्र बैंक को दे सकता है। साझेदारी फर्म की ओर से खाता खोलते समय बैंक को यह विश्वास दिलाता है कि जिन प्रार्थियों ने, यानी कि जिन आवेदनकर्ताओं ने आवेदन पत्र पर उसके आवेदन पत्र देने का अधिकार है, वे पार्टनरशिप डीड के एक प्रति बैंक को आवेदन पत्र के साथ भेजी होती है। इसके अतिरिक्त बैंकर को एक पत्र समस्त साझेदारों से लेना होता है, जिससे विभिन्न साझेदारों के नाम, पते, व्यापार की प्रकृति और उनके चेक के साइन वगैरह कौन है, वो सारे की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है बैंक में अकाउंट खोलते समय, वो आपको भी पता है, वो सारी की सारी पूरी कर लेता है और जब उनका अकाउंट्स ओपन हो जाता है। सर इसके बाद है आपका लास्ट इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन कौन होता है? इलिटरेट पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसको पढ़ने और लिखने की समझ ना हो, और ऐसे व्यक्ति का भी हम प्रोमिसरी नोट बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो वेरिफिकेशन का जो तरीका होता है वो उसका थंब होता है, अंगूठे के द्वारा हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं। और जब भी हम उसका अकाउंट ओपन करते हैं तो हम उसका अकाउंट ओपन करते समय बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी होती है, विटनेस लेने होते हैं, अकाउंट ओपन करना होता है। तो इसके संबंध में कुछ कहा है, अशिक्षित व्यक्ति क्योंकि हस्ताक्षर करने में असमर्थ होता है, इसके अंगूठे का निशान ही इसका हस्ताक्षर कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोलते समय उसका एक फ़ोटो जो प्रमाणित होता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर चिपका दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोलते समय बैंक को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए और इस प्रकार छल कपट की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है अगर अंगूठे की निशान की पहचान हस्ताक्षर की अपेक्षा कठिन है। ठीक है, केवल हम साइन को तो कॉपी कर सकते हैं बट अंगूठे को कॉपी नहीं कर सकते। आजकल जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने देखी होंगी, जैसे आधार कार्ड से कर दी गई है, आधार कार्ड में एक इंडिविजुअल पर्सन का अंगूठे का निशान होता है। तो ये सर आज हमारे जो पॉइंट थे मैंने डिस्कस किए हैं। टुमारो विल बी डिस्कस लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू प्रॉब्लम को शेयर कर देना, मैं उसके ऊपर फिर आपको बता दूंगा। और एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, तो इसलिए चैनल बंद होने की संभावना है। ठीक है, थैंक यू।